हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोलिंग। और आपको इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद मेरी गारंटी है कंट्रोलिंग के एक भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी, साथ ही पूरा का पूरा चैप्टर ए से लेके जेड तक आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए। सो गाइस, सबसे पहले इसमें हम लोग पॉइंट देखते हैं कि यार कंट्रोलिंग स्टार्ट तो कर रहे हैं बट हम करेंगे इसमें। तो मैंने कहा सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कंट्रोलिंग का मीनिंग देखते हैं। आ रहा समझे? मतलब हम इसका मीनिंग देखते हैं या हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले ये हम लोग रैप अप करते हैं, फिर हम आगे की आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि कंट्रोलिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यार इसमें सबसे पहले व्हाट, मतलब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में होता क्या है। आ रहा समझे? फिर हम बात करेंगे कि यार ये प्रोसेस होता क्या है। क्या बोला मैं? पहले क्या बात करेंगे, ये प्रोसेस है क्या, फिर ये प्रोसेस होता क्यों है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग करेगी क्यों। तो मैंने कहा सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूं कि यार कंट्रोलिंग के मीनिंग की, कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट की, तो आप देखो ना यार, इट इंप्लाइज व्हाट। आप देखो, इट इंप्लाइज व्हाट, इट इंप्लाइज मतलब इसमें क्या होता है, इट इंप्लाइज व्हाट मतलब इसमें होता क्या है। इट इंप्लाइज कि मैं यहां पे सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट करता हूं। अब ये थोड़ा भारी वर्ड लगेगा आपको, आ रहा समझे? क्या बोला मैं? मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट करता हूं। अब ये थोड़ा भारी वर्ड लग रहा होगा, बट यार देखो डेफिनेशन में टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, बुक वाली अपन दिमाग में रखेंगे तो इजी रहेगा। मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब आपने क्या किया, मतलब लेट्स से आपने एक वर्कर हायर किया, उसने एक महीना काम करके 100 यूनिट्स आपके लिए बनाई। तो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट मतलब आप ये चीजें जब चेक करते हो कि यार सामने वाले ने अकम्प्लिश क्या किया, हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या अकम्प्लिश किया, मतलब हम मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब आप मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट करते हो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, किसके अगेंस्ट करते हो? अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। सर ये क्या है? मैंने कहा यार एक एक चीज को समझाएंगे, डेफिनेशन में कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यार बेस बन गया तो आगे समझने में इजी रहेगा ना। तो मैं बोला यहां पे मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट हो रहा है कि सामने वाले ने आपके यहां पे काम तो किया बट एट द एंड क्या प्रोडक्ट आया, और उसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड। सर स्टैंडर्ड मतलब अरे यार जब आपने प्लानिंग किया रहेगा तो आपने पहले सोचा रहेगा ना कि एक आदमी आपके यहां जब महीना भर काम करेगा तो इन शॉर्ट आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे। अरे दिमाग में गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो स्टैंडर्ड मतलब लेट्स से उसने अभी 100 यूनिट बनाया, हमने जब प्लान किया था, स्टैंडर्ड बनाया था, हमने सोचा था 150 यूनिट बनाना चाहिए, तो हमने मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट किया कि उसने 100 यूनिट बनाई। हमने स्टैंडर्ड के सामने देखा कि यार मेरे पास कितना यूनिट बनना चाहिए था, 150। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहां पे मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट किया अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, एंड करेक्शन करूंगा अब मैं डिविएशन का। क्या करूंगा? करेक्शन करूंगा मैं डिविएशन का। क्या बोला मैं? करेक्शन करूंगा डिविएशन। सर ये भारी भारी वर्ड क्या है ये डिविएशन? अरे डिविएशन मतलब जो डिफरेंस आ रहा है यार, 100 यूनिट बनाया, बनाना चाहिए था 150, तो 50 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? डिविएशन। तो अब इसको करेक्ट करने का है यार, समझो दो ही चीज होगा, या तो क्या रहेगा यार, आप समझो ना, आप यूनिट जो बना रहे हो इसका मतलब आपने किसी ने आपको ऑर्डर दिया रहेगा। लेट्स से किसी ने आपको एक साल में ऑर्डर दिया है कि 150 इंटू लेट्स से 12, कितना हो गया 150 इंटू 12, 1800 यूनिट्स। तो किसी ने 1800 यूनिट्स का आपको ऑर्डर दिया, एक महीने बाद आपने देखा कि नहीं नहीं यार ये आदमी तो सिर्फ 100 ही बना रहा है, तो मैं अगर पूरा साल भर इससे काम कराऊंगा तो 1200 यूनिट्स बनेगी, मेरे को तो सप्लाई 1800 करना है, राइट? तो आप समझो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको 600 का शॉर्टफॉल दिख रहा है, मतलब डिविएशन दिख रहा है, तो इसको करेक्ट करना रहेगा, या तो वर्कर को बुलाना रहेगा, बेटा क्या कर रहा है तू, बनाना कितना था तेरे को, इतना, बनाया कितना, इतना, तो तेरे को करेक्ट करने का है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया नहीं नहीं यार नहीं हो पाएगा इससे, तो आपको नया वर्कर रखना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो जो भी डिविएशन है उसका आपको करेक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सो दैट हम हमारे टू अचीव व्हाट, द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम कर क्यों रहे हैं? टू अचीव व्हाट, द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मुझे बताओ ना, क्या आपके दिमाग में सेट है? यार ये डेफिनेशन है यार, मैंने आपको बिल्कुल आराम से इजी तरीके से बता दी कि यार इन केस मान लो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि यार कंट्रोलिंग क्या होता है, तो आपके दिमाग से अब जाएगी नहीं भारी। कंट्रोलिंग क्या होता है? सबसे पहले कंट्रोलिंग होता क्या है यार? इट इंप्लाइज व्हाट? इट इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड टू करेक्ट द डिविएशन।
Why you want to correct the deviation, measure all this so that we can achieve the organizational goals? पक्का दिमाग में गया? अब मैंने कहा कंट्रोलिंग जब आपके दिमाग में वर्ड आता है ना, तो कंट्रोलिंग के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा बॉक्स और बना रहा हूं। इसमें हम लोग 3 पॉइंट लिखेंगे बस, ताकि आपके कोई एमसीक्यू आए ना, उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात ना रहे। ठीक है, सबसे पहले ये जो अभी मैं बात कर रहा हूं कंट्रोलिंग की, आ रहा समझ में? कंट्रोलिंग की मैं जब बात कर रहा हूं, पहला ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है यार। आप देखो ना, इन शॉर्ट हो क्या रहा है, आप देखो ना यार, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आप ये सारा का सारा काम इसीलिए तो कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाए। इसका मतलब ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या आप ये कह सकते हो गोल ओरिएंटेड फंक्शन लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। ठीक है। सेकंड, अरे यार ये परवेजिव है। क्या है ये? परवेजिव है। परवेजिव मतलब अरे यार ये कंट्रोलिंग, चाहे प्रॉफिट मेकिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन, आ रहा समझ में? सब ऑर्गेनाइजेशन में ये चाहिए ही चाहिए कंट्रोलिंग यार, ऐसा नहीं होता। मैं बोला तीसरा, क्या ये लास्ट फंक्शन है क्या? क्या ये लास्ट फंक्शन है क्या? क्या है ये लास्ट फंक्शन है क्या? तो मैंने कहा सुनो ना, ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि ये साइकिल को ब्रिंग बैक करता है। समझो ना, जैसे मान लो आपने यहाँ पे प्लान किया, ठीक है, आप समझो ना, अब मैं सारे फंक्शंस आपको एक साइकिल में बना के दिखा रहा हूं। प्लान किया, प्लान करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग करी। क्या करी आपने? ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो भी आपके पास तैयार हुआ सामान, आपने वहां पे स्टाफिंग करी। क्या करी आपने? वहां पे स्टाफिंग करी। स्टाफिंग करने के बाद अब जो भी आपने लोग रखे उनको आपने डायरेक्ट किया, मतलब आपने डायरेक्टिंग करी। डायरेक्टिंग के बाद आपने क्या किया? कंट्रोलिंग किया। क्या किया आपने? कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के बाद वापस प्लानिंग। अरे कहने का मतलब है लास्ट नहीं है यार, अब अगले साल जो प्लानिंग होगी, आपने जो यहां पे सीखा ना, वो आप उस प्लानिंग में अप्लाई कर दोगे। तो इन शॉर्ट इट्स नॉट द लास्ट फंक्शन, इट ब्रिंग्स बैक द प्लानिंग फंक्शन। मतलब ये पूरी साइकिल घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कंट्रोलिंग मतलब सब खत्म हो गया। क्या आपके दिमाग में गया क्या? मुझे बताओ ना, क्या मीनिंग और ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें कंट्रोलिंग के बारे में, और इनकेस कभी एग्जाम में आ जाए एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में, क्या ये लास्ट मतलब ये लास्ट फंक्शन है क्या? नहीं, इट ब्रिंग्स बैक द प्लानिंग फंक्शन। वापस प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बंद थोड़ी होगी यार। क्लैरिटी है क्या? तो क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? क्या अगर कोई आपसे पूछेगा, डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट है कि यार कंट्रोलिंग होता क्या है? इट इंप्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, सो करेक्टिव टू करेक्ट द डिविएशन। Why you want to do it? So that organization goals can be achieved. दिमाग में सेट है पक्का? आई एम 100% श्योर आपके दिमाग में आ गया रहेगा। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं हम कि यार कंट्रोलिंग करना जरूरी क्यों है। मान लो आपको मीनिंग सब समझ में आ गया। अब आपको कोई कह दे कि यार हमें तो नहीं पढ़ना कंट्रोलिंग, हमें तो नहीं करना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग, तो बताओ क्या करेंगे? तो हमने कहा यार अब हमारे पास आता है इसमें सेकंड पॉइंट, जो बात करता है इसकी इंपॉर्टेंस की। बात किसकी होती है? इंपॉर्टेंस की, कि यार कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसा अपन ने कहा, ये हमारा चल रहा है फर्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक। तो मैं ये कह सकता हूं, अब हम कह रहे हैं अब मेरा, क्या बोला मैंने? अब मेरा इनकम्प्लीट कोर्स अच्छे से डन। क्या कोड बना अपना? अब मेरा इनकम्प्लीट कोर्स अच्छे से डन। तो मैंने कहा यार अगर मैं यहां पे बात करूं तो मेरे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है यार? ऑलरेडी अभी हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या है मेरे पास? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि भैया जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके गोल्स को हमें क्या करना? अकम्प्लिश करना। कैसे कर पाओगे? ऑब्वियसली मैंने कहा यार हमें बनाने थे 1800, हम बनाएंगे 1200। तो यार अभी से आप डिविएशन ढूंढ के उनको करेक्ट करोगे तो आपके गोल्स अकम्प्लिश होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यार। ऑलरेडी डिस्कस करके आए, इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा टाइम का। नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। आ रहा समझ? मेकिंग एफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेस। सर कैसे होगा? यार अभी हमने एक आदमी रखा, हमने उसको रखते वक्त कहा कि यार तेरे को 150 यूनिट्स बनानी है, साल में कितना बनाना है? 1800।
अब सोचो, लेट्स से ही इज ओनली प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स पर मंथ, तो यार हमें पता पड़ रहा है कि हमारा एक रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। बनाने थे उसको 150, बनाए उसने कितने 100, तो यार हमें यहीं पे आइडेंटिफाई हो गया ना। तो अब हमारी जो वेस्टेज है, स्पॉइलेज है, कोई भी दिक्कत ऐसी हो रही होगी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो दूर होगी कि नहीं होगी? दूर होगी। दूर होगी, इसका मतलब जो हमारे रिसोर्सेज है, संसाधन है, हम उनका एफिशिएंट यूज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? बिल्कुल ले रहे हैं। मैंने कहा देखो ना, उसके बाद नेक्स्ट इज आई। आई मतलब इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय, ई मतलब एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय का मोटिवेशन। अब आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर मेरे यहां पे कोई एम्प्लॉय है, आप समझने की कोशिश करें, अगर अपने यहां पे ऑलरेडी एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको मैं एडवांस में बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं? एडवांस में बता रहा हूं। मैं उसको क्लियरली बोल रहा हूं कि देख भाई, तेरे को ना ये काम करने का है, उसको अब ऑलरेडी पता है, तो वो उस हिसाब से काम कर सकता है। अब मान लो उसको बिल्कुल क्लैरिटी है कि मेरे से, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली उसको बिल्कुल दिमाग में सेटअप है कि यार ऑलरेडी बता रखा है कि यार ये करना है, मतलब चीजें क्या है, बड़ी आसान है। तो यार एम्प्लॉय का मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा क्या? उसको पहले से पता है कि यार मैं उसको क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं उससे क्या चाह रहा हूं, अगर वो ये करके देगा मैं उसको इतना इतना पैसा दूंगा, तो क्या उसको क्लियर सारी की सारी चीजें पता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? पड़ रही है। समझे? साथ में यार मैं कंटिन्यू अप्रेजल भी तो कर रहा हूँ, तो यार जितने भी डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं उनको हटाते हुए भी तो जा रहा हूँ। तो यार जो अच्छा काम कर रहा है उसको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि उसके काम को रिकग्नाइजेशन मिल रही है? 100% मिलेगा यार। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। क्या बोला? कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन रहता है एक्शन में, कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सर ये कैसे रहेगा? यार देखो ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। मान लो ए है, बी है, सी है। मैंने क्लियरली एडवांस में कम्युनिकेट कर लिया ए से क्या चाहिए, बी से क्या चाहिए, सी से क्या चाहिए। मैंने उनको क्लियरली बता दिया हम ऑर्गेनाइजेशन को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो यार सब डिपार्टमेंट्स को अगर अपना अपना पता है, तो एवरीवन नोज कि यार बॉस ये काम मुझे अब तक करके देना है, ये काम मुझे अब तक, ये काम मुझे अब तक। तो जब सारे डिपार्टमेंट्स को वो सारी चीजें चाहिए रहेगी, तो यार जब सबको डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, तो सब अपना काम टाइम करके देंगे, टाइम पे करके देंगे। टाइम पे करके देंगे तो उनका एफर्ट्स पूरा कोऑर्डिनेटेड होगा ना। अब समझना, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ बैठा, उनको बोला मैं ये गाड़ी नई लॉन्च कर रहा हूं ईवी, मुझे सितंबर तक चाहिए। मैं मार्केटिंग के साथ बैठा, मैं बोला देख सितंबर में गाड़ी आने वाली है मार्केट में, आई वांट के यार हाइप इसका जुलाई से क्रिएट हो। मैं सेल्स के साथ बैठा, मैं बोला देख सितंबर में ये गाड़ी आने वाली है, मेरे को ऑर्डर बुक चाहिए अच्छी स्ट्रॉन्ग। तो यार अब सोचो ना, अगर सबको क्लियर है तो प्रोडक्शन वाला अपना टाइम पे काम देगा, मार्केटिंग वाला देगा सेल्स से, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक कोऑर्डिनेशन में एफर्ट चल रहा है। तो आपको नहीं लगता ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स अचीव हो पाएंगे? यस। एंड इसकी वजह से, इस क्लियरिटी ऑफ डायरेक्शन की वजह से उनमें क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन रहेगा। दिमाग में सेट है? अब मैंने कहा अगला है ए। ए मतलब क्या है? एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड मतलब, एक वर्ड और जोड़ देता हूं मैं, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब आपने स्टैंडर्ड बनाया, मतलब एक प्लान किया रहेगा। प्लान करने के वक्त आपने आइडेंटिफाई किया कि 150 यूनिट बनाने का है। अब वो जो आदमी है जो 100 यूनिट बना रहा है, वो बेचारा बिना रेस्ट के अच्छा जितना अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है वो दे रहा है, आउटपुट आ रहा है सिर्फ 100 यूनिट का। तो आप चेक कर पाओगे कि आदमी गड़बड़ नहीं है, तुम्हारी एक्यूरेसी गड़बड़ है, मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड गड़बड़ है, मतलब तुमने गलत एक बजट बनाया, तुमने एक गलत एक्सपेक्टेशन बनाई है। एम आई मेकिंग सेंस? तो एक्यूरेसी जज हो पाएगी कि तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है, प्लान है, वो सही है या नहीं है। क्लैरिटी है? उसके बाद में डी, डी मतलब डिसिप्लिन, बट उसके आगे एक और वर्ड जोड़ देते हैं, ये इंश्योर करता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में। क्या इंश्योर करता है? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का मतलब, यार देखो ना यार, समझने की कोशिश करो। डिसिप्लिन इंश्योर करेगा, ऊपर बताया था मैं, जब मोटिवेशन कैसे मिल रहा है। आप मुझे बताओ, जब ऑर्गेनाइजेशन में हम कंट्रोलिंग करते हुए जा रहे हैं, हम चेक करते हुए जा रहे हैं काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो ये 100 यूनिट वाला बंदा क्या करता था? सो जाता था, काम ही नहीं करता था। जैसे कोई आया उठ के काम करने लगा था, कोई आदमी चेक करने वाला गया फिर सो जाता था। तो यार आप मुझे बताओ कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है? नहीं है। तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बिहेवियर्स को, डिसऑनेस्ट बिहेवियर को पहले आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो यार ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन और ऑर्डर बना हुआ रहता है। अब मुझे बताओ ना, क्या हमारा कोड क्लियर है क्या? अब मेरा इनकम्प्लीट कोर्स अच्छे से डन,
ए मतलब अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एम मतलब मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, आई मतलब इंप्रूविंग द एम्प्लॉय मोटिवेशन, सी मतलब कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, ए मतलब जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, डी मतलब ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। मैं क्या कह रहा हूं, कोड से आपके दिमाग में सेट हो गया रहेगा। अभी तक हमने कितने पॉइंट करे हैं? 2 करे मेरे प्यारे बच्चों। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, हमने कहा था इट इंप्लाइज व्हाट, मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सो दैट करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन सो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आ रहा समझे? फिर हमने क्या किया, हमने किया कंप्लीट। अब मेरा इनकम्प्लीट कोर्स अच्छे से डन। क्लैरिटी है क्या? तो गाइस आई होप आपके दिमाग में यहां तक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया रहेगा। सो गाइज हम लोगों ने अब इस वाले पॉइंट के बाद, इंपॉर्टेंस के बाद, अब हम कवर करने चलेंगे हमारा रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर आप देखोगे आपको क्लियरली यहां पे एक चीज समझ में आ रही होगी कि यार हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग। और इन शॉर्ट कंट्रोलिंग में हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने प्लान किया था उसमें कोई डिविएशन तो नहीं है, डिविएशन है तो दूर करते हैं। तो अब इसलिए अब दिस इज द राइट टाइम जब हमें आपस में इसका डिफरेंस, मतलब आपस में रिलेशनशिप क्लियर करना चाहिए। किसका रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट बेटा? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इनके बीच का रिलेशनशिप हम लोगों को क्लियर कर देना चाहिए कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ये अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले अब मैंने इसके लिए कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। देखो अपन इन पॉइंट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, इनसेपरेबल ट्विंस। आ रहा समझे? मतलब ये इनसेपरेबल ट्विंस है यार। आ रहा समझे? इनसेपरेबल ट्विंस है मतलब सेपरेट नहीं कर सकते आप यार। आप समझो ना, प्लानिंग मीनिंगलेस है। आपने मान लो कमरे में बैठ के प्लान कर लिया, अब जब आप एग्जीक्यूशन करने गए तो वो हो ही नहीं रहा यार। मतलब देयर इज नो वन हु इज कंट्रोलिंग इट। तो आप मुझे बताओ ना, प्लान आपने कर लिया बट कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्लानिंग तो मीनिंगलेस हो गई ना, मतलब ही नहीं है यार, क्योंकि वो अचीव हो ही नहीं पाएगा। एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। कंट्रोलिंग के लिए प्री रेक्विजिट प्लानिंग है, क्योंकि अगर आप ये जज करने बैठोगे जो ये काम हुआ, मान लो अगर हमने वो 150 यूनिट्स निकाली नहीं होती वर्कर की, तो हम कैसे जज करते हैं 100 यूनिट ने जो प्रोड्यूस करी, कम करी, ज्यादा करी? एम आई मेकिंग सेंस? इनसेपरेबल ट्विंस है यार। मतलब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लानिंग क्या है, मीनिंगलेस हो जाएगी अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो। कंट्रोलिंग के लिए प्री रेक्विजिट है, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती। क्लैरिटी है? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो प्लानिंग होती है ना, ये प्लानिंग होती है प्रेस्क्रिप्टिव। क्या होता है? प्लानिंग क्या होती है? प्रेस्क्रिप्टिव होती है यार। प्रेस्क्रिप्टिव होती है मतलब प्रिस्क्राइब करती है कि हमें क्या करना है। मतलब प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जहां पे हम सोचते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग थियरीज लेके आते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? और फिर हम डिसीजन लेते हैं एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो प्लानिंग एक प्रेस्क्रिप्टिव है, आ रहा समझ? वहीं पे कंट्रोलिंग जो है वो इवैल्यूएटिव है। क्या है कंट्रोलिंग? इवैल्यूएटिव है। इवैल्यूएटिव है मतलब कंट्रोलिंग में हम इवैल्यूएट करते हैं जो हमारे डिसीजंस थे वो एक्शन में बदले या नहीं। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे आपके रेफरेंस के लिए यहां पे पॉइंट लिख देता हूं। नंबर 1, ये क्या है? ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। क्या है ये? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। और ये जो है इवैल्यूएटिव है, मतलब ये चेक करता है कि यार हमने डिसीजंस को एक्शन में डाला या नहीं डाला। दिमाग में जा रहा मैं क्या कह रहा हूं? क्या हमारा थर्ड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया? मतलब 2 पॉइंट भी क्लियर हो गए। पहले इनसेपरेबल ट्विंस है, मतलब दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। प्लानिंग मीनिंगलेस है अगर कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती अगर प्लानिंग नहीं है। दूसरा, प्लानिंग जो है वो प्रेस्क्रिप्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप बैठते हो, सोचते हो, क्रिएटिवली दिमाग लगाते हो, आर्टिकुलेट करते हो। बट कंट्रोलिंग जो है वो इवैल्यूएटिव है, चेक करता है भैया आपने डिसीजंस को एक्शन में बदला या आपने नहीं बदला। दिमाग में गया? चलो, देन थर्ड इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आ रहा समझ? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। आ रहा समझे? अरे यार, कल को कई बार जो मेन क्वेश्चन आ जाता है वो कहते हैं प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लानिंग ये देखती है फ्यूचर में क्या करना है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि वो पीछे देखता है जो प्लान किया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। जबकि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि यार आपको ये नहीं मानना है कि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है हमारा भैया साइकिल में, नहीं, अरे ये वापस साइकिल स्टार्ट करता है। तो आप देखो ना, जो प्लानिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग तो है, बिकॉज फ्यूचर में हम देख रहे हैं हमें क्या करना है। एट द सेम टाइम प्लानिंग जब हम कर रहे हैं, हम पिछली बार जो कंट्रोलिंग हुए थे और जो हमारे को वहां पे प्रॉब्लम्स आई थी उनको हम हमारे करंट ईयर के प्लान में इनकलकेट करते हुए फ्यूचर को देखते हैं। तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। क्लियर है? कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, ये तो क्लियर है, क्योंकि कंट्रोलिंग ये है कि हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग बता रहा है कि यार हमने ये प्लान किया था, करंट में कर रहे हैं, चेक है कि नहीं, हम पास्ट को बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में क्यों है? क्योंकि ये हमें आगे का प्लान्स के लिए एक मटेरियल दे रहा है, बेस दे रहा है, जिसके बेसिस पे फ्यूचर प्लान्स बनेंगे। तो ध्यान रखना, अगर कल को आ जाए प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, आप कहोगे स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि दोनों दोनों है। अरे यस के नो यार, दिमाग में गया है कि नहीं गया? एंड लास्ट पॉइंट अपन एक और ऐड कर देते हैं कि बोथ आर इंटर रिलेटेड। बोथ आर व्हाट? इंटर रिलेटेड। अरे यार, इतना सब समझने के बाद ये तो समझ में आ ही गया रहेगा, दोनों इंटर रिलेटेड है दोस्त। अगर मान लो प्लानिंग आप कर रहे हो तो यार इंटर रिलेटेड है, क्योंकि प्लानिंग करते वक्त आप कंट्रोलिंग के इनपुट्स भी देख रहे हो पिछले बार के। जो कंट्रोलिंग हो रहा है उसमें आप जो प्लान बनाया था उसी का डेटा तो यूज कर रहे हो। अरे हाँ या ना? तो यार दोनों के दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड। आप ध्यान रखना, कभी भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बच्चा ऐसे वाले क्वेश्चन में पता है क्या करता है? वो मन से कुछ भी लिखना चालू कर देता है, बोलो रिलेशनशिप दोनों रिलेटेड होते हैं, ऐसा वैसा। मैं आपको बताऊं, जब वो आपका अंदर का कंटेंट पढ़ेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि आप पढ़ के नहीं आए। तो ये 4 पॉइंट जो मैं आपको दिए ना, ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जब आप एक्सप्लेन करोगे, ये 4 पॉइंट को बेस लेते हुए आप एक्सप्लेन करोगे। हो सकता है इन चारों पॉइंट में से जैसे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है। वो कैसे? वो कह सकते हैं एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। वो ये भी कह सकते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग बोथ, एक्सप्लेन। तो आपको अंदर का इनका कंटेंट आना चाहिए जो मैं आपको एक्सप्लेन किया। तो मुझे बताओ ना, अगर मैं आपको अभी पूछूं हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए? हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट कवर किया, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस कवर किया, उसके बाद हमने क्या कवर किया? हमने कवर किया कि यार कोई हमसे पूछ ले कि रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, तो हमने वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट गाइस, कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो यार लेट्स से आप कन्विंस्ड हो गए कि सर हम तो कन्विंस्ड हो गए कि यार हम लोगों ने क्या करनी है? कंट्रोलिंग करनी है भाई। अब कंट्रोलिंग करने में आप कन्विंस्ड हो गए, तो सर अब स्टार्ट कैसे करें ऑर्गेनाइजेशन में? कैसे स्टार्ट करें हम कंट्रोलिंग? तो मैंने कहा गाइस अब आप देखो, यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 4th पॉइंट, दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्या लेट्स से यू विल स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस और समवन इज डूइंग बिजनेस, वो कहता है कि यार मुझे कंट्रोलिंग करनी है, बताओ कैसे करूं मैं कंट्रोलिंग? तो ये प्रोसेस हम उसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब गाइस बिल्कुल ऐसा जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां आप मिस कर जाओगे। ठीक है, मेरी गारंटी है। मुझे बताओ ना, कंट्रोलिंग में हम सबसे पहला पॉइंट क्या बोले थे कि सबसे पहले हमें मेजरमेंट करना है और मेजरमेंट करने के बाद हमें स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब आपको पहले सेट करना पड़ेगा कि सामने वाले से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और वो कन्वे भी करनी पड़ेगी। तो सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। अभी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, एक चीज ध्यान रखना, इसको कोशिश करना है स्टैंडर्ड को आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में रखो। किस में रखो? क्वांटिटेटिव टर्म्स में रखो। क्वांटिटेटिव टर्म्स में रखो ताकि कंपैरिजन इजी हो सके। किस में रखो? क्वांटिटेटिव, मतलब जैसे मैंने कहा एक वर्कर है 100 यूनिट नहीं 150 बनानी चाहिए थी, तो 150 इज मेजरेबल, ही हैज डन और नॉट। कोशिश करो आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में रखो।
नंबर 2, आपने सेटिंग कर ली। सेट करने के बाद अब आप क्या करोगे? अब आप मेजरमेंट करोगे। मेजरमेंट करोगे, अरे यार कंपैरिजन के लिए आपको दोनों चीज चाहिए ना भाई। मेजर, पहले तो स्टैंडर्ड क्या था, अब आप मेजर करो। मेजर करो किस चीज का? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ व्हाट? एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है सर, कैसे मेजरमेंट होगा? मैंने कहा देखो ना, ये जो मेजरमेंट है आपके पास बहुत सारे तरीके। सबसे पहले आप खुद जाके चेक करोगे सामने वाला आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब आप क्या करोगे मेरे प्यारे लाडलो? आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन करोगे। क्या करोगे आप? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। क्या आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन करोगे कि यार बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सामने वाले का जो काम है उसका सैंपल चेकिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप सामने वाले आदमी का सैंपल चेकिंग कर सकते हो। क्लियर है? मतलब आपने पर्सनली ऑब्जर्व किया आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या क्या कर रहा है। सैंपल चेकिंग कि हाँ भाई उसने ये बनाया या नहीं बनाया। या फिर कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स है। मतलब अगेन 3 तरीके अपन ऐसे लिख रहे हैं, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह है सामने वाले बंदे की, या इस तरह के और भी कोई तरीके। सर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी 1-2 बता दो ना। अरे यार जैसे मान लो जीपी रेशियो कैलकुलेट करके देख लिया, आ रहा समझे। मान लो नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करके देख लिया, या कुछ भी ऐसा चीज जिससे हम लोग चेक कर सकेंगे अभी हमारी परफॉर्मेंस, मतलब उस पर्टिकुलर बंदे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताओ ना कहां तक पहुंचे। पहला, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया कि यार इतना इतना ये काम होना चाहिए। क्वांटिटेटिव टर्म्स में होगा तो प्रिसाइज मेजरमेंट, मतलब कंपैरिजन अच्छे से हो पाएगा। मैंने कहा सेकंड, हमने मेजरमेंट किया उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का। कैसे कैसे कर सकते हैं? पर्सनली ऑब्जर्व किया, सैंपल चेक कर लिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स देख लिए, उसका जीपी एनपी वगैरह देख लिया। मैंने कहा इसके बाद में नेक्स्ट इज, यहां पे आए, यहां पे लिखा हमने थर्ड। क्या लिखा हमने? थर्ड इज व्हाट? सेट किया, मेजर किया, अब हमने कंपेयर किया। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। विद स्टैंडर्ड मतलब आप क्या करो? एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो। और किसके साथ मेजर करोगे बेटा? स्टैंडर्ड के साथ। और जैसे ही आप करोगे आपके पास डिविएशन निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या आएगा? आपके पास डिविएशन निकल के आएगा। आपके पास ये निकल के आएगा कि कितना होना चाहिए था। लेट्स से कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी थी? 100, आपको कितना चाहिए था? 150। तो डिविएशन कितना आया? 50 यूनिट्स। अब सवाल ही उठता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जब चलेगी, मतलब देखो पहले वाले 3 तो क्लियर है, आपने स्टैंडर्ड सेट किया, मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस का, दोनों का कंपैरिजन किया, डिविएशन आया। अब डिविएशन का क्या करना है? तो मैंने कहा अब उसके लिए आपको पहले एक पॉइंट समझना पड़ेगा, एनालाइजिंग द डिविएशन। क्या बोला मैं? एनालाइजिंग द डिविएशन। मतलब ये जो डिविएशन आ रहा है ना, इस डिविएशन को हम लोगों को क्या करना रहेगा? एनालाइज करना रहेगा। सर ये डिविएशन कैसे एनालाइज होगा? मैंने कहा अभी सुनो ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन अभी बात करने वाले हैं। मैं कहा ये जो डिविएशन आ रहे हैं ना, अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब एनालाइज करते वक्त आपको 2 तरीके समझने पड़ेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस। क्या बोला मैं? क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस। क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस। और एक तरीका है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। अभी इनको दोनों को समझते हैं। ऐसा मत सोचना सर अभी तो मैं आया ही नहीं, क्या लिखा है ये, क्या मतलब है। अरे अभी सब बताएंगे। शांति शांति। मैंने कहा यहां पे मैं कह रहा हूं, लेट्स से हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? एक की रिजल्ट एरिया होता है। आपने बहुत बार सुना होगा KRA क्या है मेरा, KRA क्या है? की रिजल्ट एरिया मतलब KRA। तो बेसिकली अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एक्टिविटी को आप पूरा का पूरा एनालाइज करोगे और कुछ भी गड़बड़ मिली तो आप बिल्कुल ताबड़तोड़ उस पर कूद पड़ोगे, ऐसा नहीं होता यार। आपको पहले देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकल क्या है। आप समझो ना, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लेबर कॉस्ट है।
अगर अपनी लेबर कॉस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है यार, लेबर कॉस्ट अपनी लगती रहती है, बहुत ज्यादा लगती है और प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो अगर मैंने कहा कि लेबर कॉस्ट बढ़ गई 5% से, और मैंने कहा उसके सामने हमारी कोई पोस्टल कॉस्ट है, हमारी पोस्टल कॉस्ट बढ़ गई 15% से, तो आप मुझे बताओ ना, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर यू? क्या पोस्टल कॉस्ट आपकी इतनी ज्यादा आएगी क्या? ऑब्वियसली नॉट यार। तो पोस्टल कॉस्ट हमारे लिए की रेटिंग एरिया, की रिजल्ट एरिया नहीं है, जबकि लेबर कॉस्ट है। तो भले ही लेबर कॉस्ट 5% बढ़ी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यार पोस्टल कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे अगर 15% भी बढ़ा तो हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एनालाइज करो क्या क्या आपके केआर है, उनमें अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, उन एरिया में कुछ गड़बड़ हो रही है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा एम्फसाइज, मतलब इंपैक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सफर कर सकती है, उन पे पहले फोकस करो। मैंने कहा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यार अब देखो ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो, पूरे साल भर अगर आप कुछ भी करोगे, चेंज तो होता रहेगा। इसका मतलब आप यहां पे क्या करोगे, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिविएशन निकालोगे। क्या निकालोगे? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिविएशन। क्या बोला मैंने? एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिविएशन। मतलब आप ये निकालो कि कितना लेवल डिविएशन का आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब कितना परसेंट बदलाव होगा वो आपको चलेगा। आ रहा समझे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां लेबर कॉस्ट कितनी है, कितनी इंक्रीज करी थी हमने? 5%। लेट्स से हमने कहा लेबर कॉस्ट अप टू 2% इंक्रीज आपने एक्सेप्ट किया था। एक मतलब एक्सेप्ट मतलब ये एक्सेप्टेबल लेवल था, अप टू 2% ऑफ डिविएशन। आ रहा समझे? तो मुझे बताओ ना, अगर ये लेबर कॉस्ट 1% बढ़ती तो हम इस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि देखो ना यहां पे क्या बात हो रही है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब हम हर चीज में मैनेजमेंट में नहीं घुस जाएंगे, जहां एक्सेप्शन मतलब हमारे एक्सेप्टेबल लेवल से ऊपर होगा हम वहीं जाएंगे। यहां पे क्या था, हम सारे एरियाज को बराबर नहीं मानेंगे, कुछ केआरएस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे, उनमें चेंज होगा तो हम कूद पड़ेंगे, हर एरिया में नहीं कूदेंगे, एक लेवल तक भी नहीं कूदेंगे, उस लेवल क्रॉस करने के बाद कूदेंगे। क्या आपके दिमाग में जा रहा है क्या? तो मैंने क्या कहा, सुनो ना, पहले 4 पॉइंट एक बार दिमाग में सेट कर लो, फिर 5वें पे चलते हैं। पहला, आप क्या करोगे, सेट करोगे स्टैंडर्ड। उसके बाद आप क्या करोगे, मेजर करोगे परफॉर्मेंस, फिर दोनों को कंपेयर करोगे। कंपेयर करने में डिविएशन आएगा, उस डिविएशन का आप एनालिसिस करोगे। कैसे? क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। दोनों को मैंने आपके दिमाग में सेट कर दिया, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जहां पे आपको कोई डिफिकल्टी लगे। तो मुझे बताओ ना, क्या यहां तक हमारे दिमाग में सेट हो गया क्या? क्या यहां तक हमारे दिमाग में सेट हो गया क्या? तो मैंने कहा अब अपन आते हैं लास्ट वाले पार्ट पे, दैट इज 5th वाला पार्ट। क्या कहता है? अरे यार अब हमें डिविएशन मिल गया, तो लेट्स ट्राई टू टेक द करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन मतलब क्या करने का? टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन लेने का। क्या लेने का? करेक्टिव एक्शन लेने का। करेक्टिव एक्शन क्या लेने का? तो मैंने कहा ऐसे हर चीज में करेक्टिव एक्शन नहीं लेने का। पहले आप ये चेक करो आपका डिविएशन क्या है। क्या बोला मैं? पहले ही चेक करो आपका डिविएशन क्या है। ठीक है, आपने डिविएशन पकड़ा, आपने आइडेंटिफाई किया कि बॉस ये मेरा डिविएशन है। तो जैसे आपने डिविएशन पकड़ा, अब आप चेक करो ये डिविएशन कितना है, अप टू एक्सेप्टेबल लिमिट, अप टू एक्सेप्टेबल लिमिट और अबव एक्सेप्टेबल लिमिट। ठीक है, पूरा मैं ऐसा चार्ट बना के दिखाऊंगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। इट इज अबव एक्सेप्टेबल लिमिट और इट इज अप टू द एक्सेप्टेबल लिमिट। मैंने कहा लेट्स से इफ इट इज अप टू द एक्सेप्टेबल लिमिट, जैसे मैंने कहा लेबर कॉस्ट हमारी बड़ी 1%, हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट कितना था? 2%। तो भैया इस वाले केस में यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, नो करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड। क्या बोला मैं? नो करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड। मतलब अब कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत, नो करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड, कोई करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर ये एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा हो गया तो अब आपको चेक करो, अब आप क्या चेक करोगे? अब आप यहां पे चेक करोगे, आ रहा सुनने कि यार ये जो डिविएशन है, आ रहा सुनने, ये जो डिविएशन है, डिविएशन कैन बी करेक्टेड, डिविएशन कैन बी करेक्टेड। डिविएशन कैन बी करेक्टेड, ध्यान से सुनना यार, इसी में सेट हो जाएगा पूरा। डिविएशन कैन बी करेक्टेड थ्रू मैनेजेरियल एक्शन। थ्रू व्हाट बेटा? मैनेजेरियल एक्शन। मैनेजेरियल एक्शन के थ्रू आप कर सकते हो यार,
क्या कर सकते हो, उसको डिविएशन को ठीक कर सकते हो। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्शन क्या हो सकता है, समझो ना, ये एक्शन क्या हो सकता है। मैंने कहा सबसे पहला मैंने कहा हो सकता है आपको ऐसा करना पड़े कि आपको एडिशनल वर्कर की जरूरत हो। मान लो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार हम लोग इसमें एडिशनल वर्कर मतलब हम लगा के काम करवा सकते हैं। हो सकता है हमें हमें इक्विपमेंट वगैरह ज्यादा चाहिए हो, हमें कोई और इक्विपमेंट चाहिए हो ताकि प्रोसेस फास्ट हो सके। हो सकता है हमें ओवर टाइम करवाना पड़े लोगों से, उसकी परमिशन देनी पड़े, ओवर टाइम का पैसा भी देना पड़ता है ना फिर, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी डन। बट व्हाट इफ, समझना, मैं फिर पूरा चार्ट वापस समझाऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं एक बार, पहले आप इसको एक बार समझ लो अच्छे से। अरज में अब यहां पे जो कैन था, अब यहां पे मैं सिर्फ कांट कर रहा हूं। वापस यार वापस ये वाला पॉइंट समझते हैं। मैंने कहा हमें फोर्थ पॉइंट में डिविएशन पता पड़ गया, क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के बाद केस पे फोकस करने का है। अब फोकस करने के बाद आपने देखा कि यार मुझे डिविएशन मिला, तो क्या डिविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट के ऊपर है कि नीचे? वो नीचे है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्टेबल है वो तो। बट अगर उसके बाद में, तो चेक करो क्या कोई मैनेजमेंट कुछ करके इस डिविएशन को ठीक कर सकता है क्या? ठीक कर सकता है तो करो ना, एडिशनल वर्कर लगा दो, इक्विपमेंट ले आओ नए, ओवर टाइम अलाउ कर दो, एटसेट्रा। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं प्यारे प्यारे बच्चों, समझाने के लिए बता रहा हूं, इसके अलावा भी हो सकता है। बट व्हाट इफ मैनेजमेंट कूद भी गया तो भी उसको कुछ ठीक नहीं कर सकता? तो भैया इस वाले केस में तो यार इसका मतलब गलती तुम्हारी है। क्या है गलती तुम्हारी? रिवाइज द स्टैंडर्ड। क्या बोला मैं? रिवाइज द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को रिवाइज करो बच्चों। किसको रिवाइज करोगे? स्टैंडर्ड को। तो मुझे बताओ ना, क्या पांचों पार्ट आपके दिमाग में सेट है क्या? थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं। क्या पांचों पार्ट आपको जो भी पढ़ा है वो दिमाग में सेट है क्या? देखो ना यार, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पहले वाले में थोड़ा थोड़ा छोटे दिखेगा, चला लेना। मैंने कहा सेट करना है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड, मेजर करनी है एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद कंपेयर करना है, कंपेयर करोगे तो डिविएशन आएगा, डिविएशन को क्या करोगे? एनालाइज, एनालाइज करने के बाद करेक्टिव एक्शन लोगे, जो पूरे चार्ट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा। तो यार अब मुझे, क्या हमने कंट्रोलिंग में जो जो पढ़ना था सब पढ़ लिया? क्या हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ा? क्या हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ा? ऐसा नहीं है हेडिंग पढ़ पढ़ के आगे बढ़ गए। क्लैरिटी है? पक्का? चलिए, सो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ और आई एम 100% श्योर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।